नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड के जो सिलेबस है और जो इसका पेपर पैटर्न है, जो इसकी एज लिमिट है या जो इसकी एलिजिबिलिटी है, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे यहाँ पर। तो जो राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड है, इसका जो पेपर आता है, इसमें दो पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जिसके अंदर जीके आती है, ठीक है, और एक पेपर होता है पेपर 2 जिसके अंदर जो लाइब्रेरी साइंस का पोर्शन होता है वो सारा आता है, ठीक है। तो इसके अंदर दो पेपर होते हैं और जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट, ये कितने मार्क्स का होता है? ये होता है 200 मार्क्स का। और इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स का पेपर होता है। तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हुआ? 2 मार्क्स का, ठीक है। और जो पेपर सेकेंड है, ये भी आपका 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें, और ये कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। तो इसमें भी जो एक क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है। और इसके अंदर जो आपको टाइम मिलता है वो मिलता है 2 घंटे। तो पेपर फर्स्ट के लिए आपको 2 घंटे और जो पेपर सेकंड है इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के आपको दोनों पेपर में मिला के 4 घंटे का टाइम मिलेगा। तो पता चल गया होगा आपको। पेपर फर्स्ट जो जीके आएगा जिसके अंदर, पेपर सेकंड जिसके अंदर हमारा जो लाइब्रेरी साइंस का वो पोर्शन आएगा, और फिर इन दोनों को एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? इसमें 2 मार्क्स का। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे दोनों पेपर में मिलाकर, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और दोनों पेपर के मार्क्स कितने होंगे? 400 मार्क्स का दोनों पेपर होंगे। और 4 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, एक पेपर में 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसमें 2 पेपर आएंगे। अब हम आगे सिलेबस की बात करेंगे, इसकी जो एज लिमिट है वो देखेंगे और जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम एलिजिबिलिटी देखते हैं। तो इसमें आपकी 2 तरह से एलिजिबिलिटी दे रखी है, ठीक है। जो योग्यता है वो दो दे रखी है। एक तो है कि आप बीए या बीएससी बीकॉम कुछ भी कर ले, बैचलर कर ले, ग्रेजुएट हो आप, है ना। तो आपको पहले तो चाहिए ग्रेजुएट, प्लस आपको चाहिए जो डिप्लोमा, या तो आपको ग्रेजुएट करके डिप्लोमा करना चाहिए, मतलब जो डिलाइस का डिप्लोमा होता है हमारा DLIS वो होना चाहिए, या फिर जो आप 12th के बाद आपने डिलाइस के बाद आपने बिलाइस कर रखी हो। तो कौन सा चलेगा? डायरेक्ट आपने बिलाइस कर ली हो ना, ठीक है। जो कि जो बैचलर है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ये डिलाइस के बाद होती है। आपने 12th के बाद डिलाइस करके फिर बिलाइस कर ली है, लेकिन आपने ग्रेजुएशन नहीं की है, तब भी आप 12th प्लस बिलाइस कर लिए हैं, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो एक तो है जिसमें आपने ग्रेजुएशन करके डिलाइस कर ली है ना, ग्रेजुएशन प्लस DLIS यानी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, ये आपने कर लिया। प्लस या फिर आपने कर लिया बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, ये कर लिया। तो दोनों में ही आप क्या होंगे? एलिजिबल होंगे। और प्लस आपको चाहिए वर्किंग नॉलेज ऑफ देवनागरी, यानी आपको जो देवनागरी लैंग्वेज है उसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो हमारी जो योग्यता होगी ये है। अब हम देखते हैं इसके जो वेतन होगा वो, इसमें आपका जो वेतन लगेगा वो पे लेवल 10 लगेगा, यानी जो आपकी ग्रेड पे होगी वो होगी 4200 ग्रेड पे, ठीक है। यानी जब आपका जो प्रोबिशन पीरियड है इसमें तो आपको लगभग मिलेंगे 22 या 23 हज़ार, ठीक है। फिर आपका जो प्रोविजन पीरियड खत्म हो जाएगा तो आपको लगभग 45 से 50 हज़ार के पास आपको तनख्वाह मिलेगी इसके अंदर, जो राजस्थान सेकंड ग्रेड का है ना। तो जो आपकी जो तनख्वाह है वो भी बहुत अच्छी है, इसके अंदर आराम भी इसमें है, और प्लस जो तनख्वाह है, सैलरी है वो भी बहुत अच्छी है। तो और क्या चाहिए आपको फिर? अब हम देखते हैं इसकी जो एज लिमिट है वो देखते हैं, ठीक है। इसमें जो आपकी न्यूनतम एज है वो तो होनी चाहिए 18 वर्ष, और जो मैक्सिमम एज है वो होनी चाहिए आपकी 40 वर्ष। ये है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। जो जनरल के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम एज तो सबके लिए समान रहेगी, परंतु जो अधिकतम आयु है वो सबके लिए अलग अलग रहेगी। जनरल कैटेगरी के लिए कितनी है? 40 वर्ष, ठीक है। और जो SC ST और OBC के जो छात्र हैं, SC ST और बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास और वीकर सेक्शन वाले जो EWS हो गए, इन सब के लिए 5 वर्ष का
रिलैक्सेशन मिला है। तो मतलब 40 वर्ष तो जनरल वालों के लिए प्लस 5 वर्ष का जो रिलैक्सेशन मिला है, यानी जो आरक्षण मिला है, उसके हिसाब से आपकी कितनी एज हो सकती है, 45 वर्ष। तो SC ST OBC इन वर्गों के लिए कितनी होगी, 45 वर्ष मैक्सिमम एज होगी। ठीक है। फिर है वुमेन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ राजस्थान स्टेट, यानी जो SC ST OBC EWS की जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी जो 10 वर्ष का आरक्षण मिलेगा। तो कितना वर्ष हो जाएगी उनकी, 40 प्लस 10, तो कितनी होगी, 50 वर्ष की उनकी अधिकतम आयु होगी। यानी वो जो राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का जो फॉर्म है वो 50 वर्ष की आयु तक वो भर सकते हैं। फिर है सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिलाएं, यानी जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको 5 वर्ष का आरक्षण मिला है, यानी 40 प्लस 5 45 वर्ष तक वो क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और जो विडो और डाइवोर्स महिलाएं हैं किसी भी वर्ग की, ठीक है, उनको कितने वर्ष का, उनके लिए क्या है, कोई भी अपर लिमिट सेट नहीं है, यानी जो अधिकतम आयु है उसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब आप 55 वर्ष की आयु में भी फॉर्म भर सकते हैं, या आपकी 59 हो गई है तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको जो रिटायरमेंट एज होती है उससे पहले आपको फॉर्म भरना है। ठीक है। तो ये सब आपकी एज लिमिट होगी। तो जनरल वालों के लिए है 40, मिनिमम एज तो है 18 वर्ष, ये सबके लिए समान रहेगी। SC ST OBC सबके लिए समान है। 18 वर्ष तो आपकी न्यूनतम आयु होनी ही चाहिए राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का फॉर्म भरने के लिए। और मैक्सिमम एज है जनरल वालों के लिए 40 वर्ष, फिर SC ST OBC EWS के लिए 45 वर्ष होगी। ठीक है, 45 वर्ष। फिर जो SC ST OBC इनकी जो महिलाएं हैं उनके लिए कितनी होगी, 50 वर्ष, 10 वर्ष का उनको आरक्षण मिला है। और जो फिर जनरल कास्ट की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए होगी 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिला है, तो उनकी होगी 45 वर्ष। और फिर जो विधवा महिला होगी, डाइवोर्स महिलाएं होगी किसी भी वर्ग की, उनके लिए कोई भी अपर लिमिट सेट नहीं की गई, यानी जो उनकी जो अधिकतम आयु है वो कोई भी निर्धारित नहीं की गई है, यानी वो चाहे वो 59 वर्ष हो या 45 वर्ष, किसी भी आयु में वो फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं जो राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड है इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है। राजस्थान ये RPSC एग्ज़ाम करवाती है। ठीक है। इसमें हम पेपर सेकंड की बात करेंगे, जो हमारा लाइब्रेरी साइंस का पोर्शन है उसकी ही बात करेंगे। इसमें आपके 5 यूनिट आती है, 5 यूनिट आती है। ठीक है। इसमें आपको टाइम मिलता है 2 घंटे का, जो टाइम है वो आपको मिलता है 2 घंटे का। क्वेश्चन आते हैं आपके 100, और जो नंबर रहते हैं नंबर वो आते हैं आपके 200 नंबर। मतलब ये 200 मार्क्स का ये पेपर होता है आपका, 100 क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे का आपको इसमें टाइम मिलता है। ठीक है। और इसमें जो माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, वो 1/3 रहती है। ठीक है। ये पेपर फर्स्ट में भी 1/3 रहती है, और जो पेपर सेकंड है उसमें भी 1/3 माइनस मार्किंग रहती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो यूनिट 1 है, इसमें से आपकी क्या क्या आता है। यूनिट 1 के अंदर आपको पढ़ना है लाइब्रेरी एज सोशल इंस्टीट्यूशन। जो पुस्तकालय है वो सामाजिक संस्था के रूप में क्या क्या कार्य करता है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको नेक्स्ट पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया। जो भारत है इसके अंदर जो पुस्तकालय का डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी एंड स्पेशल लाइब्रेरी। इन तीनों के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जो भारत का डिजिटल लाइब्रेरी है उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी NDLIB इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फिर नेक्स्ट है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड देयर इम्प्लीकेशंस। जो रंगनाथन की जो 5 नियम थे, पुस्तकालय नियम, उनके बारे में भी आपको पढ़ने पड़ेगा यहाँ पे ना। नेक्स्ट है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर आपकी इसकी नीड्स पढ़नी पड़ेगी, इसके फीचर पढ़ने पड़ेंगे, इसकी जो एफर्ट्स हैं इंडिया के अंदर उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है
कॉपीराइट एक्ट, जो कॉपीराइट एक्ट है इंडिया का, उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर है डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो IPR है उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये इंटरनेशनल भी और जो नेशनल है इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इंटरनेशनल IFLA हो गया, ALA हो गया, ILA हो गया, SLIC हो गया, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया, भारत के अंदर जो लाइब्रेरी की एजुकेशन है, पुस्तकालय शिक्षा है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, यानी जो RRLF है, इसके बारे में भी आपको वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा डिटेल से। तो यूनिट 1 के अंदर से आपको यही चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। ये सारे जो टॉपिक है ये मैंने आपको करवा रखे हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल से पढ़ सकते हैं इनको। अब हम देखते हैं यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 2 से आपके क्या क्या आएंगे। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के बारे में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार इस चैप्टर में से क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके अंदर आप इसकी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, जो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है इसकी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, इसके पर्पस पढ़ने पड़ेंगे आपको, इसका स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं इनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है इनका जो निर्माण फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, जो अलग अलग प्रकार की सब्जेक्ट्स हैं इनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी जो अलग अलग क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं इनके अंदर जो मैपिंग होती है वो कैसे होती है, इनके बारे में आपको ऊपर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर एप्लीकेशंस, यानी जो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स हैं क्लासिफिकेशन के, इनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के मेथड्स हैं इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यानी जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की स्कीम्स हैं इनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उनकी जो डिज़ाइन है वो कैसी है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है स्टैंडर्ड सब डिवीज़न इंडेक्स, जो स्टैंडर्ड सब डिवीज़न इंडेक्स है इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर है जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसके नीड है इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसके पर्पस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के भी बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेशन, नीड एंड पर्पस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की अलग अलग स्पीसीज़ हैं इनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है स्टैंडर्ड स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर फीचर्स, जो भी अलग अलग प्रकार की स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं, जैसे CC हो गया यानी कॉलोनी क्लासिफिकेशन हो गया, DDC हो गया डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन हो गया, UDC हो गया यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन हो गया, और भी अलग जो भी LCC हो गया, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मेन आपको इन तीनों के बारे में तो पूरी डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, CC, DDC और UDC के बारे में तो आपको पूरी डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है नोटेशन, नोटेशन के अंदर इसकी नीड्स पढ़नी पड़ेगी, इसके फंक्शन पढ़ने पड़ेंगे, और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। नोटेशन यानी अंकन, जो अंकन है उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, जो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे है प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, जो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है इसकी जो प्रिंसिपल्स हैं इनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है 5 फंडामेंटल कैटेगरीज, जो 5 फंडामेंटल कैटेगरीज है इसके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है कॉमन आइसोलेट, जो कॉमन आइसोलेट है इनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नोटेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नोटेशन की नीड हो गया, फंक्शन हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है फेज रिलेशन, जो फेज रिलेशन है इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और फिर है नेक्स्ट ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जो लाइब्रेरी क्लास में क्लासिफिकेशन के जो नवीन ट्रेंड्स आए हैं इनके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, जैसे सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन हो गया, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन कैटलॉग, जो कैटलॉगिंग है इसके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, जो लाइब्रेरी कैटलॉगिंग है इसके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा।
लाइब्रेरी कैटलॉग के अंदर आपको इसकी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, इसकी नीड पढ़ने पड़ेंगे, इसके पर्पज़ क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। और जो इसके टाइप्स हैं इनके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है ब्रीफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कैटलॉग एंड कैटलॉगिंग कोड्स। जो भी कैटलॉग कोड हैं इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, इनकी जो विकास किस तरह से हुआ, इनकी जो हिस्ट्री है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है फिजिकल फॉर्म ऑफ इंक्लूडिंग ओपेक। जो फिजिकल फॉर्म्स हैं इनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। जो ओपेक है इसके बारे में भी आपको यहाँ पर डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर स्पेसिफिक रूप से ओपेक दे रखा है तो इसको तो पूरी डिटेल से आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है टाइप ऑफ इंटरनल फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। जो इंटरनल फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग है, आंतरिक स्वरूप, उनके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है सब्जेक्ट कैटलॉगिंग। सब्जेक्ट कैटलॉगिंग की डेफिनेशन के बारे में, इसकी नीड के बारे में, इसकी पर्पज़ के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्ट कैटलॉगिंग। ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कोड ऑफ कैटलॉगिंग। जो स्टैंडर्ड कोड्स हैं जैसे CCC हो गया यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड हो गया, AACR हो गया जो AACR 2 है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ये तो CCC और AACR ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं वो हैं आपके, है ना, इनके बारे में तो आपको डिटेल से पढ़ना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है फाइलिंग रूल्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन। जो प्रैक्टिस हैं, जो AACR हो गया, क्लासिफाइड कैटलॉग है, इनकी जो प्रैक्टिस है, इनके बारे में जो प्रिंसिपल्स काम आते हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। जो प्रैक्टिस के अंदर जो प्रिंसिपल्स काम आते हैं इनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है करंट ट्रेंड्स इन स्टैंडर्डाइजेशन, जिसके अंदर मार्क को पढ़ना पड़ेगा आपको, CCF के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, RDA के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। मार्क, CCF और RDA, इनके अलावा भी एक दो हैं परंतु जो ये मार्क हो गया, CCF हो गया और RDA, इनके बारे में तो आपको डिटेल से पढ़ना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन एंड एक्सचेंज, इनके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट एंड देयर फीचर्स, जैसे चेन इंडेक्सिंग हो गया, CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग हो गया, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन हो गया, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग हो गया, है ना। इन तीनों के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। जो सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट है, जैसे चेन इंडेक्सिंग हो गया, इसको चेन प्रोसीजर भी कहते हैं और चेन इंडेक्सिंग भी इसको कहते हैं। फिर शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग हो गया, एक है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, इनके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ये सारे टॉपिक मैंने अपने YouTube चैनल पर फ्री में करवा रखे हैं, तो आप चाहे तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 3 से आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स। जो इन्फॉर्मेशन सोर्स हैं उनके जो टाइप्स हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे डॉक्यूमेंट्री हो गया, नॉन डॉक्यूमेंट्री हो गया, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। जैसे प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय जो सोर्स हैं इन्फॉर्मेशन की, सूचना की जो सोर्स हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स। जो एवोल्यूशन हुआ है इन्फॉर्मेशन सोर्स का, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इसमें इसकी आगे है नीड एंड पर्पस ऑफ ई रिसोर्सेज। जो ई रिसोर्सेज है, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, इनके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज हैं इसके अंदर आपको ई बुक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ई जर्नल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और जो डेटाबेस हैं इनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ई रिसोर्सेज में आपको ई बुक्स, ई जर्नल्स और डेटाबेस के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट एंड नीड फॉर रेफरेंस सर्विस। जो कॉन्सेप्ट है रेफरेंस सर्विस का, उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। जो इसकी नीड है, इसकी नीड अपन को क्यों होती है रेफरेंस सर्विस की, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है टाइप्स। जो रेफरेंस सर्विस है इसकी टाइप्स के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। जो शॉर्ट रेंज हो गया, लॉन्ग रेंज हो गया, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटीज़ ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरियंस। जो रेफरेंस लाइब्रेरियन होते हैं इनकी क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज। जो इंफॉर्मेशन सर्विस है इसके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इसमें इसकी जो
नीड हो गया, जो इसका कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर जैसे डॉक्यूमेंट डिलीवरी हो गया, इंफॉर्मेशन सर्विस के अंदर डॉक्यूमेंट डिलीवरी हो गया, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ILL यानी इंटर लेवल लोन के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्टिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इंडेक्सिंग सर्विस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो ट्रांसलेशन है इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। लिटरेचर सर्च के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो अलर्टिंग सर्विस है जैसे केस हो गया, SDI हो गया, इनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है लाइब्रेरी रिसोर्सेज शेयरिंग एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। जो लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग है इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, और जो लाइब्रेरी नेटवर्क है इनके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। लाइब्रेरी नेटवर्क के अंदर इसकी जो कॉन्सेप्ट्स हो गया, इसकी जो पर्पस है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। और ये नेशनल भी हो सकते हैं, और जो इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स हैं इन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। जो नेशनल एंड इंटरनेशनल इंसेंटिव्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, इनके अंदर जैसे इन्फ्लिपनेट हो गया, डेलनेट हो गया और OCLC हो गया, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ये भी जो इन्फ्लिपनेट हो गया, डेलनेट हो गया और OCLC हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से हर बार एक ना क्वेश्चन आता ही है, तो आपको इन तीनों को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। इन्फ्लिपनेट, डेलनेट और OCLC, इन तीनों को आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। इनके अलावा और भी हैं, परंतु इन तीनों को तो आपको डिटेल से पढ़ना ही पड़ेगा। अब हम देखते हैं जो यूनिट 4 है इसमें से आपके क्या क्या आएगा। इसके अंदर आएगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसकी जो स्कोप है उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा फंक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज। जो लाइब्रेरी के अंदर मैनेजमेंट है उसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उनके फंक्शंस के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है लाइब्रेरी ऑपरेशंस। इसके अंदर आपको सिलेक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एक्विजिशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कलेक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसकी जो बिल्डिंग है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो टेक्निकल प्रोसेसिंग है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो सर्कुलेशन है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। सर्कुलेशन के अंदर जो इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सिस्टम है यानी आगम निर्गम जो पद्धति है उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीरियल कंट्रोल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जो पत्रिकाएं होती हैं उनका जो आदान प्रदान होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर स्टॉक वेरिफिकेशन के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। वीडिंग आउट के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा आपको लाइब्रेरी अथॉरिटी एंड लाइब्रेरी कम्युनिटी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जो कमेटी है लाइब्रेरी कमेटी उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और जो लाइब्रेरी अथॉरिटी है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लाइब्रेरी अथॉरिटी और लाइब्रेरी कमेटी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है लाइब्रेरी पर्सनल। लाइब्रेरी पर्सनल के अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जॉब एनालिसिस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा और जॉब इवोल्यूशन के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसके अंदर आपको इसके सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फाइनेंशियल एंड बजट एस्टिमेशन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको जो बजटिंग टेक्निक्स हैं इसकी उसके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है लाइब्रेरी बिल्डिंग। जो लाइब्रेरी बिल्डिंग है उसके बारे में आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। फिर लाइब्रेरी रूल्स के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। लाइब्रेरी स्टैटिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एनुअल रिपोर्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मेंटेनेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। जो लाइब्रेरी है उसकी मेंटेनेंस कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। जो लाइब्रेरी कंजर्वेशन है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्रिजर्वेशन है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और ये किसके अंदर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स। जो लाइब्रेरी के जो मटेरियल होते हैं उनका कैसे कंजर्वेशन किया जाता है, उनको कैसे प्रिजर्व किया जाता है, उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ये किसके अंदर है, यूनिट 4 के अंदर आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। अब हम देखते हैं जो यूनिट 5 है ये पूरा कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम इसके अंदर देखते हैं क्या क्या आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर आपको डेफिनेशन पढ़ने पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने पड़ेंगे, इसकी नीड है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, नीड्स एंड कंपोनेंट्स के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है
कंप्यूटर हार्डवेयर, इसके अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर की जो एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे सुपर कंप्यूटर हो गया उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। मिनी कंप्यूटर है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो माइक्रो कंप्यूटर है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है जो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी सीपीयू के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मेमोरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मेमोरी के अंदर जो ऑक्सिलरी मेमोरी है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर इसकी सिस्टम हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सिंगल और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है बेसिक फीचर ऑफ MS वर्ड एंड लिनक्स के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। जो MS वर्ड है इसके अंदर MS एक्सेल आ गया, इन सब के बारे में अब आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। पावर पॉइंट हो गया, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अंदर इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो इसके अलग अलग टाइप्स हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अंदर MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट हो गया। ठीक है, सॉरी मेरे से यहाँ पर गलती होगी, बेसिक फीचर ऑफ MS विंडो हो गया यहाँ पर ना। सॉरी मैंने यहाँ पर MS ये पढ़ लिया गलती से है ना। तो यहाँ पर विंडो के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर इसकी नीड पढ़नी पड़ेगी, इसके पर्पस पढ़ने पड़ेंगे, उसके जो टाइप्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे आपको ना। फिर नेक्स्ट है कम्युनिकेशन टूल्स एंड टेक्निक्स। इसके अंदर इसके ईमेल्स हो गया, टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, वेब पोर्टल हो गया, सोशल नेटवर्किंग टूल्स हो गया, ये सब आपको कम्युनिकेशन टूल्स एंड टेक्निक्स के अंदर पढ़ने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट है नेटवर्क के अंदर। नेटवर्क के अंदर जो इसके कॉन्सेप्ट हैं, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हैं और जो इसके टाइप्स हैं जैसे पेन हो गया, लेन हो गया, वेन हो गया, मेन हो गया, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पेन, लेन, वेन और मेन, इन तीनों के बारे में, इन चारों के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। जो इसकी डेफिनेशन है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसकी जो नीड्स हैं, इसकी जो पर्पज़ हैं, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है इंटरनेट सर्विस। इसके अंदर भी आपको इंटरनेट जो सर्विसेज हैं वो पढ़नी पड़ेगी। अलग अलग जो आजकल नई नई इंटरनेट की जो सर्विसेज आ रही हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इंटरनेट इन लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ एंड सर्विस। जो लाइब्रेरी के अंदर इंटरनेट का यूज़ कैसे किया जाता है और किस में किया जाता है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है लाइब्रेरी ऑटोमेशन। जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन है इसके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। यानी लाइब्रेरी स्वचालन है उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो नीड है, इसके जो पर्पस है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर टू लाइब्रेरी ऑपरेशंस। इन सब के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। बेसिक फीचर्स एंड मॉडल्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसके अंदर आपको सोल 3.0 है सोल, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। और नेक्स्ट है ग्रंथालय 4.0। इन दोनों के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोल 3.0 और ग्रंथालय 4.0। ये इन दोनों से हर बार क्वेश्चन आते हैं। अभी जो पिछला जो राजस्थान 11 सेकेंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था इसके अंदर भी इससे क्वेश्चन आए थे, तो आपको इन दोनों को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। इन दोनों के अलावा भी और भी अलग अलग लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर हैं, परंतु ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा आप इनसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राजस्थान 11 सेकेंड ग्रेड का जो सिलेबस था वो कंप्लीट होता है। इसके अंदर मैंने आपको पैटर्न के बारे में बता ही दिया है। ये 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का आपको यहाँ टाइम मिलता है, 100 क्वेश्चन आते हैं MCQ और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई दी है। और यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जो जनरल कैटेगरी के हो गए इनके लिए हैं 40%
और जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन मिला है, तो उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो होंगे 35%। तो ये परसेंट तो आपको लाने ही पड़ेंगे, इतने जो परसेंटेज मार्क्स हैं वो तो आपको लाने ही पड़ेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे जो पेपर पैटर्न उसके बारे में बता दिया है, जिसको सिलेबस है वो बता दिया है, जो इसकी एज लिमिट है वो बता दी है, जो इसकी एलिजिबिलिटी है, जैसे जो एक तो हो गया एलिजिबिलिटी के अंदर एक तो हो गया ग्रेजुएशन के साथ डीएलआईस हो सकता है आपका, या आपने डायरेक्ट 12th के बाद डीएलआईस करके जो बिलाइस कर रखी है, डायरेक्ट बिलाइस कर रखी है, तो आप भी इसके लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। और एज लिमिट बता दी मैंने आपको, इसके अंदर ये सारी डिटेल मैंने बता दी हैं, ठीक है। और भी जब नई वैकेंसी आएगी राजस्थान लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड की, उसके अंदर जो भी नई नई डिटेल आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र के अंदर वो आपको मैं आसानी से बता सकूँ। मैंने जो राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दिया है, और अब हम जो राजस्थान लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है वो भी जल्द कंप्लीट करवा देंगे। तो जो भी आपका कोई दोस्त जो राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, या जो राजस्थान लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, और भी कोई जो अदर स्टेट लाइब्रेरी की जो कोई तैयारी कर रहा है, या फिर KVS लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा है, NVS लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा है, कोई सेट लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा है, कोई जो नेट लाइब्रेरी होता है उसकी तैयारी कर रहा है, तो जो भी इन सब की तैयारी कर रहा है तो मेरे YouTube प्लेटफॉर्म से तैयारी कर सकता है। तो इसी के साथ मैं विदा देता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपका जो कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।